नेपाल एक छोटा सा देश लेकिन बहुत बड़ा इतिहास अपने भीतर समेटे हुआ। हिमालय की गोद में बसा यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध संस्कृति और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आज का नेपाल की बात किसी पुराने गाइड बुक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की तरह करनी होगी जो पिछले कुछ दशकों से लगातार राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की आग में जल रहा है। और इस आग को हवा दी है नेपाल की नई पीढ़ी ने, यानी जेन जेड ने। सोचिए, अगर आप एक सुबह उठे और पाए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी पढ़ाई, आपकी कमाई, आपकी रोजमर्रा की बातचीत, सब कुछ इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और अचानक सब गायब हो गया। कैसा लगेगा? यही हुआ नेपाल में, और यही से शुरू हुई एक ऐतिहासिक क्रांति जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। नेपाल में यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था। यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, जिसमें युवाओं का विश्वास बार बार टूटा दिया गया। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई नहीं है। 1990 के दशक का लोकतांत्रिक जन क्रांति के बाद नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लोगों को उम्मीदें बंधी कि अब उनके देश में विकास होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और देश को बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले 1.5-2 दशकों में नेपाल में सरकारें बार बार बदली। एक ही दशक में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए। नेताओं ने अपने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में जनता की समस्याओं को पीछे छोड़ दिया। नतीजा, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म ने सिस्टम की जड़ें खोखली कर दी। नेपाल का एक आम नागरिक, खासकर युवा, देखता है कि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करके आराम की जिंदगी जीते हैं और सरकारी नौकरी आसानी से पा जाते हैं। लेकिन वही युवा जिसे स्कॉलरशिप का वादा किया गया था, उसे रोजगार नहीं मिलता। अब आता है जेन जी पर, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई वह पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी। इन युवाओं के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उनके लिए शिक्षा का रास्ता है, नौकरी ढूंढने का रास्ता है और अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म है। नेपाल की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है और यही युवा सबसे ज्यादा सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर। वे टिकटॉक पर अपने विचार साझा करते हैं, इंस्टाग्राम पर तस्वीरों से जुड़ते हैं, यूट्यूब पर सीखते हैं और व्हाट्सएप के जरिए आपस में जुड़ते हैं। यानी सोशल मीडिया इनके लिए सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2024 के अंत में नेपाल सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण करना होगा और अपने दफ्तर खोलने होंगे। जब कंपनियों ने यह नियम मानने से इनकार किया, तो सरकार ने सीधे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर यानी एक्स को ब्लॉक कर दिया। कल्पना कीजिए, लाखों लोग जो हर दिन इन ऐप्स पर निर्भर थे, अचानक डिजिटल अंधकार में चले गए। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं था, यह युवाओं के लिए ऐसा था जैसे उनकी आवाज को दबा दिया गया हो। सरकार का दावा था कि यह राष्ट्रीय हित में किया गया है, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना। उनका मानना था कि सरकार असल में आंदोलन से डर रही है, इसलिए उनकी आवाज दबाना चाहती है। शुरुआत में कुछ छोटे छोटे समूह काठमांडू की सड़कों पर उतरे, बैनर उठाए, नारे लगाए, लेकिन धीरे धीरे यह चिंगारी आग बन गई। हजारों की संख्या में छात्र, नौकरी की तलाश में भटक रहे युवा और यहाँ तक कि आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। उनके नारे थे, हमें आवाज चाहिए, नो नेपो किड्स, स्टॉप करप्शन। पुलिस ने शुरुआत में इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की। आंसू गैस छोड़ी गई, पानी की बौछारें चलाई गईं और लाठियां बरसाई गई, लेकिन हर बार भीड़ और बड़ी होती गई। वीपीएन के सहारे युवाओं ने यह पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। दुनिया भर में वीडियो वायरल होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान नेपाल की ओर गया। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ता गया, झड़पें हुई, हिंसा फैली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आंदोलन में करीब 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की युवा शक्ति सड़क पर उतरती है, तो कोई भी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं रहती। यही नेपाल में हुआ। इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा था नेपो किड्स। नेपो किड्स यानी ऐसे नेता और अफसरों के बच्चे जिन्हें बिना मेहनत, बिना संघर्ष सब कुछ आसानी से मिल जाता है। पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है,
नौकरी की गारंटी होती है, लेकिन वही आम नेपाली युवा विदेशों में मजदूरी करने को मजबूर होता है। कोई खाड़ी देशों में काम करता है, कोई मलेशिया में। ये परिवारों से दूर खून पसीना बहाकर देश चलाते हैं। युवाओं को लगने लगा कि उनके देश में प्रतिभा की कद्र नहीं है, सिर्फ रईस और नेता परिवारों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। नेपाल की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं पाते। सरकार बार बार कहती है कि नए उद्योग लगाए जाएंगे, निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर साल लाखों युवा अपने देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। इस हताशा और निराशा को सोशल मीडिया बैन ने और बढ़ा दिया। युवाओं ने कहा, अगर हमारी जिंदगी बेहतर नहीं कर सकते तो हमारी आवाज मत छीने। आंदोलन इतना तेज हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। दबाव बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें नेपाल पर थीं। देश में स्थिति खराब में पड़ गई थी। आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि प्रधानमंत्री को भी आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल का इस आंदोलन ने दुनिया को चौंका दिया। रॉयटर्स, एपी, बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा सबने इसे कवर किया। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश भी हालात पर नजर रखे हुए थे। यह आंदोलन सिर्फ नेपाल का मामला नहीं था, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश था कि अगर सरकारें युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश करेंगी तो नतीजा बड़ा आंदोलन ही होगा। आज सोशल मीडिया वापस आ चुका है, लेकिन नेपाल के युवाओं का संदेश साफ, हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था, यह आंदोलन था लोकतंत्र के लिए, पारदर्शिता के लिए और समान अवसरों के लिए। नेपाल की नई पीढ़ी ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ देखने और सुनने वाली पीढ़ी नहीं है। वह सवाल पूछेगी, वह सड़कों पर उतरेगी और जरूरत पड़ी तो सरकारें गिरा भी देगी। यह आंदोलन हमें एक बात सिखाता है, जब तक किसी देश के युवा जागते नहीं तब तक बदलाव असंभव है, लेकिन जब युवा उठ खड़े होते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती।